हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं तो बढ़िया हूं। और देखिए, हम लोग जो है प्राचीन इतिहास में अभी तक प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल पढ़ा और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ा। आज जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है, देखिए ये जो हमारा प्राचीन इतिहास है, ठीक, भारतीय प्राचीन इतिहास जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला जो है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है इसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब ये है कि ऐसा काल जिस काल में हमें जो जानकारी है केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही होती है। जैसे तो प्रागैतिहासिक काल में कौन आता है? जैसे पाषाण काल। और दूसरा जो हमारा है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? ऐसा काल है, ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साधन तो मिलते हैं, देखिए पुरातात्विक स्रोत तो मिलते ही हैं, उसके अलावा हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, लिखित साधन भी हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसा काल जिसमें लिखित साधन तो मौजूद हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें कौन सा? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, संधव सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें लिपि तो हमें मिली है, लिखा हुआ चीज मिला है, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साधन भी मौजूद है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है, और जो लिखित साधन है उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। तो ऐसा काल ऐतिहासिक काल है। देखिए एक बार और देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से होती है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित साधन तो मौजूद हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, वो अपठनीय है। और तीसरा ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित साधन भी मौजूद हैं, उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। ठीक, और पुरातात्विक साक्ष्य देखिए यहाँ भी मिलते हैं। यहाँ तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से ही हमें पूरी जानकारी मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोतों के ही माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि और कोई स्रोत हमारे पास है तो लिखित तो है, लेकिन हम उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक तो नहीं पढ़ा जा सका है। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोतों के भी माध्यम से जानकारी मिलती है, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से भी जानकारी मिलती है, मतलब पढ़ा भी जा चुका है जो भी चीज है। देखिए जो प्राचीन इतिहास जो हमने विभाजन किया है ये लेखन के आधार पर है। लेखन के आधार पर, ठीक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। तो देखिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? तो पहले जो है भारत का जो इतिहास है वो ये माना जाता था कि वैदिक सभ्यता, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी उससे पहले यही माना जाता था कि भारत का इतिहास वैदिक सभ्यता से, वैदिक संस्कृति जो भी है उससे शुरू होता है। लेकिन जब हमें इस चीज़ की खोज हुई
तो जैसा कि पहले ये भी माना जाता था, अंग्रेज लोग जैसे पहले यह माना जाता था कि जो भी भारत कुछ में जो कुछ भी है वो सब यूनानियों की देन है, लेकिन जैसे ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तो उनके मुंह पर यह कह सकते हैं एक प्रकार का तमाचा साबित हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि भारत की पहली नगरीय क्रांति जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही मानी जाती है। और द्वितीय नगरीय क्रांति 6ठी शताब्दी को माना जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो प्रथम नगरीय क्रांति था ये, और यह नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे जो सब कुछ था, जो भी सिस्टम था नालियों का और सड़कों का, जो भी जितनी भी निर्माण योजना थी वह एक बेहतरीन तरीके से थी, पूरा मतलब शहर था। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस सिंधु, तो ये सिंधु नदी के पास थी। फिलहाल इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। ये सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सिंधु से लेकर सरस्वती नदी तक इसका जो है भौगोलिक विस्तार था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका जो समय की बात करें, समय, तो समय जो है कार्बन 14 पद्धति। देखिए जो भी विद्वान हैं, जितने विद्वान हैं, सबका अपना अपना अलग अलग मानना है इसके समय को लेकर के, लेकिन जो कार्बन डेटिंग 14 पद्धति जो है, जिसको कार्बन डेटिंग पद्धति जो है, उससे जो जाना गया है, जो माना जाता है, वो माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से BC, ईसा पूर्व से 1750 BC ईसा पूर्व, तो ये माना जाता है समय से, ठीक। और इसका जो है खोजकर्ता की बात करें, देखिए सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारी खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। हड़प्पा नामक जो है स्थल से हमें जो है पता चला था कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा नामक स्थल से ये पता चला था, इसी कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा जो जगह है, इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया कब था? तो 1921 ईस्वी में इसकी खोज किया था, ठीक। हड़प्पा नामक स्थल की इन्होंने खोज किया था। तो हड़प्पा नामक स्थल पे भाई मिली, सबसे पहले हमें पता चला, जानकारी हुई, तो इसी कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के हम अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम में इसको अन्य किस किस नाम से जानते हैं? तो अन्य नाम में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, ये सभी जो हैं इसके नाम है। और कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि कांसे का युग था, कांसे का समय था। ये लोग हड़प्पावासी जो है कांसे का प्रयोग करते थे। तो कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, जो मेसोपोटामिया जो है सभ्यता जो है, वहाँ पे मेलुहा शब्द का मतलब मिलता है, जिससे इसे मेलुहा सभ्यता भी बोलते हैं। और बाद में जो है ये 2018 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसने इसका नाम जो है सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कर दिया।
सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग ये जानते हैं कि इसका पता हमें कैसे चला और इसकी उत्पत्ति क्या है। देखिए उत्पत्ति में जो है दो मत हैं, एक विदेशी मत है, एक स्वदेशी मत है। तो जो विदेशी मत वाले हैं उनका ये मानना है कि देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसको 4 भागों में हम बांटे हैं, 4 भाग उसके मतलब बनते हैं। एक जैसे सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और असीरियन, सीरियन, बेबीलोनियन और कैल्डियन सभ्यता। विदेशी मत मानने वाले जो विद्वान हैं उनका यह कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। लेकिन यह मत जो है, देखिए यह मत गलत है, हम लोग नहीं मानते हैं। स्वदेशी जो हैं, जो अपने यहाँ के इतिहासकार हैं वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि देखिए मेसोपोटामिया के जो, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ का जो मकान है मेसोपोटामिया में, सुमेरियन सभ्यता में, वो मकान देखिए कच्ची ईंटों से बने। लेकिन हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में केवल कालीबंगा को छोड़ करके सभी जगह जो है हमें पक्की ईंटों से मकान मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य की बात की जाए तो मेसोपोटामिया में एक मंदिर का साक्ष्य मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कोई अभी तक मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसके अलावा तो इन सभी चीज़ों को हम अगर देखें तो ये मतलब नहीं माना जा सकता है कि मेसोपोटामिया से उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा मानने वालों में जो हैं कुछ विद्वान हैं, जैसे उसमें जो हैं मार्टिमर व्हीलर हैं और 2-3 विद्वान हैं ऐसे, मतलब जो ऐसा मानते हैं। दूसरा मत जो है वो स्वदेशी मत है। तो स्वदेशी मत में जो है, स्वदेशी मत में जो है अमलानंद घोष हैं। तो अमलानंद घोष जी का जो मानना है, उनका यह मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो राजस्थान में बीकानेर जिले में जो सोथी संस्कृति थी, तो सोथी संस्कृति से ही उसका विकास हुआ। कहने का मतलब 2 मत है, एक स्वदेशी मत है, एक विदेशी मत। तो जो विदेशी मत है वो अपना मतलब बताएंगे और जो स्वदेशी मत है वो अपना बताएंगे। लेकिन स्वदेशी मत जो है उसको स्वीकार किया जाता है कि स्वदेशी मत मानने लायक हमें दिखता है। देखिए जो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति संबंधी जो मत है तो उसमें 2 मत प्रमुख हैं, एक विदेशी मत और एक स्वदेशी मत। तो देखिए विदेशी मत मानने वाले जो विद्वान हैं तो ये मार्टिमर व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, ये सभी जो मानते ये हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का जो सुमेरियन सभ्यता है उससे हुई है। कहने का अर्थ ये विदेशी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति विदेश के लोगों ने की है। और एच.डी. साकलिया महोदय भी यही मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान तथा जिगुरत, ये जिगुरत जो जगह है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का जगह है, तो वहाँ के जो चबूतरे हैं और बलूचिस्तान तथा जिगुरत के चबूतरों में समानता बतलाते हुए ये कहते हैं, इनका भी यही मानना है एच.डी. साकलिया महोदय का भी, कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है विदेशी, मतलब विदेशी मत ये भी मानते हैं। कहने का अर्थ ये। तो अगर हम सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की कुछ असमानताओं पर चर्चा करें, नजर डालें, तो देखिए जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भावपरक चित्राक्षर लिपि थी। ये पिक्टोग्राफिक लिपि कहा जाता है। ठीक, तो भावपरक चित्राक्षर लिपि जो होता है यह है क्या, जैसे व्हाट्सएप का यूज करते हैं या सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी जो भी यूज करते हैं तो उसमें इमोजी होता है, तो हम इमोजी को शेयर करके इमोजी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो वही इनकी भावपरक चित्राक्षर लिपि थी, पिक्टोग्राफिक लिपि इनकी थी सिंधु सभ्यता के लोगों की। और पक्की ईंटों के मकान देखिए मिलते हैं सिंधु सभ्यता में। ठीक, केवल कालीबंगा को छोड़ करके सभी स्थलों से जो है हमें पक्की ईंटों के मकान मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता देखिए तो यहाँ किलाक्षर लिपि है। किलाक्षर लिपि जो है ये ऐसे होती है।
ठीक, और कच्ची ईंटों का मकान मिला है। तो ये असमानताएं हैं, तो हम कैसे माने? नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा बताइए असमानताएं, तो कहाँ से मान लेंगे? कच्ची ईंटों का मकान यहाँ है, यहाँ पक्की ईंटों का मकान है, मतलब उससे उन्नत है। ठीक, अब जो स्वदेशी उद्भव संबंधी मत है, तो जो स्वदेशी उद्भव मत है, जो हमारे देश जो मानता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति जो है यहीं से हुई, भारत से ही हुई, तो उनका जो मानना है, तो सिंधु स्वदेशी उद्भव मत में जो है फेयर सर्विस, अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल, ये जो है लोग हैं विद्वान। ठीक, तो बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान की नाल कुल्ली राना घुंडई और सिंध की आमरी और कोटिदिजी संस्कृति वहाँ की है। तो इससे उत्पत्ति जो मानते हैं, ये कौन मानते हैं? फेयर सर्विस महोदय। फेयर सर्विस महोदय जो हैं बलूचिस्तान की नाल कुल्ली राना घुंडई और सिंध की आमरी और कोटिदिजी संस्कृतियों से सिंधु घाटी सभ्यता को उत्पत्ति मानते हैं। और अमलानंद घोष महोदय जो अमलानंद घोष महोदय हैं, ये जो हैं बीकानेर की, राजस्थान के बीकानेर की सोथी संस्कृति से उत्पत्ति मानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि देखिए, सोथी संस्कृति जो है उससे मत मानते हैं कि उससे उत्पन्न है। क्यों मानते हैं? क्योंकि सोथी संस्कृति जो है, जो बीकानेर की सोथी संस्कृति है, वहां से हमें वृक्षों की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। तो वो काम देखिए सिंधु घाटी सभ्यता वाले भी करते थे, वृक्षों की पूजा, जैसे पीपल है, नीम है, इन सभी वृक्षों की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं सोथी संस्कृति से। सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें मिलते हैं। और आज भी देखिए वर्तमान समय में भी हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म है, तो उसमें वृक्षों की पूजा की जाती है। तो इसके आधार पर अमलानंद घोष जी ने यह कहा कि सोथी संस्कृति से उत्पत्ति है। और वहां पे सोथी संस्कृति में जो बर्तन मिले थे, तो उसमें डिजाइन थी, तो डिजाइनदार था, तो इसे पता चलता है कि वो लोग उन्नत थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति सोथी संस्कृति से ये लोग मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति सोथी संस्कृति से अमलानंद घोष मानते हैं। और फेयर सर्विस महोदय जो हैं बलूचिस्तान की नाल कुल्ली राना घुंडई और सिंध की आमरी और कोटिदिजी संस्कृतियों से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मानते हैं। तो जो हमारा स्वदेशी मत है वही ज्यादा माना जाता है। ठीक, तो देखिए मित्रों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके कुछ देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेंशन ने लिखा था। ठीक है, और मुख्य निवासी, तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासियों की यदि हम बात करें, तो इसमें मुख्यतः जो है मुख्य निवासियों में भूमध्य सागरीय है, द्रविड़। ठीक, निवासी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो भूमध्य सागरीय थे। ठीक, भूमध्य सागरीय और द्रविड़। जानने का सर्वोत्तम साधन कंकाल है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको जानने का जो है सर्वोत्तम साधन है कंकाल है। उन्हीं के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ के निवासी कौन थे। ठीक, और समकालीन सभ्यता की बात की जाए, तो समकालीन मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय की सभ्यता, उस समय कौन कौन सी सभ्यता और मौजूद थी विश्व में। तो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया जो है ये सभ्यता जो है यह है कहाँ पर? तो ये दजला और फरात नदियों के मध्य में है। दजला जो है इराक में और फरात ईरान में। तो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता थी। इसके समकालीन मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता जो है ये नील नदी के किनारे थी। और चीनी सभ्यता, ठीक, चीनी सभ्यता जो है वांगहो नदी के किनारे थी। ये सब इसकी समकालीन सभ्यता है। लिपि की बात करें तो अभी हमने बताया था कि भाव परक चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। इसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने बताया था जैसे इमोजी जो सेंड करते हैं तो उससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वही एक उसी प्रकार से ये लिपि थी। यह पठनीय है। इसको जो है सबसे पहले, इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का जो है प्रयास, सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का प्रयास आई महादेवन महोदय ने किया था। तो ये जो है असफल हो गए थे। ठीक, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो है
हड़प्पा नामक स्थल से देखिए पता चला। तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। फिर मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। दूसरा स्थान है मोहनजोदड़ो। तो इसका हम लोग ये जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ तक था, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए मित्रों, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके हम भौगोलिक विस्तार की बात करें, अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो देखिए इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए ये उत्तर है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर में जो है ये मांडा तक थी इसकी सीमा। मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पे है, अखनूर जिला, ठीक, अखनूर जिले में आता है। दक्षिण में दैमाबाद, ये अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। प्रवरा नदी के तट पर है और गोदावरी की ये सहायक नदी है प्रवरा नदी, कहीं कहीं गोदावरी नदी भी दे देता है, फिलहाल प्रवरा नदी है। अगर हम पश्चिम में बात करें तो सुत कागिंडोर है, ठीक, बलूचिस्तान में है ये दास्क नदी। और पूर्व में बात करें तो आलमगीरपुर है, ठीक, मेरठ उत्तर प्रदेश यूपी में, हिंडन नदी के किनारे, ठीक। तो ये जो है भौगोलिक विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। ऐसे ये 1600 था, मतलब पूरब से लेकर के पश्चिम तक, या पश्चिम से लेकर पूरब तक 1600 किलोमीटर था, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था इसका जो है विस्तार। कहने का अर्थ यह है कि उत्तर से दक्षिण कम था, पूरब से पश्चिम ज्यादा था। इसका जो केंद्र बिंदु है यह हड़प्पा स्थल है, ठीक, हड़प्पा से केंद्र बिंदु इसका हड़प्पा है, हड़प्पा केंद्र बिंदु हड़प्पा है, ठीक। यहाँ तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके अगर फैलाव जो था, भौगोलिक विस्तार था, उसके आकार की बात करें तो त्रिभुजाकार माना जाता है। यहाँ देखिए मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के किनारे, और ये जम्मू कश्मीर वाला मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे, और यहाँ पे दैमाबाद महाराष्ट्र जो प्रवरा नदी के किनारे था, ठीक। और इधर सुत कागिंडोर जो बलूचिस्तान में है, जो कि दास्क नदी के किनारे। तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार माना जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था, विस्तार था, उसका आकार तो त्रिभुजाकार ही होगा। और अगर हम ये बात करें कि वर्तमान में ये किन किन देशों में इसके जगह जो है फैले हैं, तो देखिए 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो अफगानिस्तान में देखिए 2 स्थल हैं, सुतगुई और मुंडी गांव, ठीक, 2 जगह। और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के प्रांत जो है वहां से मिलते हैं स्थल, और पंजाब प्रांत से हमें स्थल मिले हैं, और सिंध से, ठीक। और भारत में उत्तर पश्चिमी भारत सभी क्षेत्रों से हमें लगभग मिला है, जैसे हरियाणा से मिला है, गुजरात से मिला है, राजस्थान से मिला है, उधर जम्मू से मिला ही है, और इधर हिंडन नदी आलमगीरपुर तक था ही क्षेत्र। हाँ, तो इस हिसाब से देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारे प्रमुख स्थल हैं, तो वहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में हम लोग बात करें। तो देखिए जो पता जिससे हमें चला वो हड़प्पा स्थल है। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा स्थल की बात करेंगे। हड़प्पा, ठीक। तो हड़प्पा जो है ये स्थित कहाँ है, सबसे पहले जानने की जगह कहाँ पे स्थित है। तो हड़प्पा जो स्थित है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, और यह रावी नदी के बाएं तट पर है, ठीक। रावी नदी को ही प्राचीन काल में परसुणी नदी बोला जाता है, ठीक। ये देखिए मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थान स्थित है। और अगर खोजकर्ता की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी हैं,
जिन्होंने 1921 ईस्वी में इसको खोजा। और उत्खनन की बात करें तो उत्खनन 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स जी ने कराया अपने नेतृत्व में। और सर्वप्रथम उल्लेख जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने किया था। सबसे पहले उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन नामक व्यक्ति ने इसका उल्लेख किया था। और देखिए साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं तो 6-6 की लाइन में अन्नागार, 6-6 की लाइन का मतलब ये है कि इस तरह अन्नागार मिले, 4, 5, ये 6, इस टाइप से अन्नागार मिले जाने का। और यहाँ पे रास्ता है बढ़िया, ठीक, आने जाने का, तो अन्नागार मिले। ठीक, हम लोग ये बृहत अन्नागार की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मोहनजोदड़ो में मिला। यहाँ से भी अन्नागार मिला, हड़प्पा से भी नटराज की मूर्ति मिली है। ठीक, और कब्रिस्तान R37 और H मिला है, R37 है और H, ये कब्रिस्तान है। तो अब अंग्रेजों ने मतलब कि ये सब अंग्रेजों के समय में ज़्यादातर कार्य हुआ था, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखा है R37 और H कब्रिस्तान। मुद्रा पर खरगोश, मुद्रा पे खरगोश और गरुड़ का चित्र मिलता है। और श्रृंगार बक्सा मिला है जिसमें काजल और दर्पण मतलब कि शीशा। ठीक, गठिया रोग का साक्ष्य मिलता है। तांबे की भट्ठी मिलता है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और कांसा जो बनता कैसे है, तो तांबा में टिन मिलाकर बनता है। तो जब तांबे की भट्ठी थी तभी तो तांबा को गलाएंगे, तभी गला के ही तो फिर बनाएंगे ना। तो तांबे की भट्ठी, मटर व तिल की खेती और श्रमिक आवास का साक्ष्य मिलता है। और मातृ देवी की प्रतिमा हमें हड़प्पा से मिलती है। ये इस स्थल से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं और ये हमें जो है जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता है, इसका दूसरा स्थल बात करें तो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो देखिए जो स्थल है, यह देखिए जो मोहनजोदड़ो है, एक देखिए मूवी भी है ऋतिक रोशन की, तो उसको यदि हम देख लें तो उससे काफ़ी मतलब जानकारी हो जाती है। अच्छी मूवी है, मैंने उसे देखा है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बगीचा कहते हैं। ठीक, सिंध का बगीचा मतलब कि यह एक बहुत ही सुंदर नगर था, बहुत सुंदर, इसको सिंध का बगीचा बोलते हैं। और वैसे मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये होता है कि मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो के बारे में यह है कि 7 बार इसका निर्माण हुआ और 7 बार इसका पतन हुआ, ऐसा कहा जाता है। और ये स्थित कहाँ है, तो ये भी वर्तमान समय में तो पाकिस्तान में ही है, पहले भारत में ही था सब। तो लड़काना जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में ये है। तो देखिए लड़काना जिले से ये याद आया कि जो गुरु नानक हैं, गुरु नानक देव, तो उनका भी जो है जन्म जो है पाकिस्तान के लड़काना जिले के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। तो वही लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में ये स्थित है। और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। देखिए जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और जो हमने अभी इससे पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक, खोजकर्ता की बात करें तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी, दयाराम साहनी जी ने किया था। और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अगर उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन 4 बार हुआ है। 1923 ईस्वी में जॉन मार्शल, 1927 में माइके, 1930 में गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने, 1964 में मार्टिन टेल्स ने किया है। साक्ष्य की बात करें तो मोहनजोदड़ो से जो है, जो कि सैंधव सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो बृहद अन्नागार है। अन्नागार यहाँ से मिला है। देखिए अगर अन्नागार मिल रहा है वो भी बड़ा मिल रहा है, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पे कृषि जो है बहुत उन्नत अवस्था में थी और अधिशेष उत्पादन होता था, मतलब सरप्लस
उत्पादन होता था। तो अतिशय उत्पादन होता था, इससे हमें ये पता चल रहा है कृषि अच्छी अवस्था में थे। और बृहद स्नानागार का हमें साक्ष्य मिला है। तो अन्नागार क्या है कि अन्न को वहां पे इकट्ठा करते थे, गोदाम जैसे आजकल होता। स्नानागार मतलब एक हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे स्विमिंग पूल है आजकल, ठीक। तो बृहद स्नानागार देखिए कैसे था। तो ऐसे देखिए, ये स्नानागार हम समझाने के लिए यहाँ देखिए, ये ऐसे स्नानागार, ठीक। इसमें जल भरा है, यहाँ से सीढ़ियां देखी लगी हुई हैं इसमें, ठीक। दक्षिण में सीढ़ियां थी और उत्तर में सीढ़ियां, इधर भी उत्तर में सीढ़ियां, ठीक। और यहाँ पास जो है नाली है, जब गंदा पानी हो जाता था तो उसको निकालने के लिए, ठीक। और नाली यहीं के पास एक कुआं है, कुआं के माध्यम से जो है भरते थे जल वगैरह, ठीक है। ये देखिए यही चित्र है नीचे, ये देखिए यहाँ पे नाली है, बगल में कुआं है, ठीक। कुआं के माध्यम भरते थे जल को। और ये सीढ़ियां हैं उत्तर और दक्षिण में, ये दोनों सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से उतरते थे, ठीक। फिर उसके अंदर जाके स्नान करते थे, है ना। तो इसकी लंबाई जो है, तो लंबाई 11.88 मीटर है और चौड़ाई 7.01 मीटर है और गहराई जो है 2.43 मीटर, 2.43 मीटर गहराई की। ये एकदम फिक्स है, एनसीईआरटी के हिसाब से है। कहीं कहीं पे थोड़ा गड़बड़ सरबड़ मिल जाता है ये इसकी लंबाई चौड़ाई में, लेकिन उसको हम नहीं ध्यान देंगे, ये एकदम फिक्स है एनसीईआरटी के हिसाब से। लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे सभा भवन मिला है, और जो है मोहनजोदड़ो से हमें बहुमंजिला इमारतें भी मिलती हैं। सभा भवन मिला है, सबसे बड़ी ईंटें मिली हैं जो कि 4:2:1 की ईंटें हैं। नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो भी कांसे की। तो हमने आपको बताया है कि कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसा जो है तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता था, तो ये लोग यूज करते थे। नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की, दाढ़ी वाला पुजारी मिला है, शव को जलाने के यहाँ से साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से देखिए शव को जलाने का साक्ष्य मिलता है, हड़प्पा से शव को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, ठीक। पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, तो जो पशुपतिनाथ आदि शिव, जिनको शिव के रूप में आज हम लोग उपासना करते हैं हिंदू धर्म में, तो वही पशुपतिनाथ, उनकी जो है मुहर मिली है। और इस मुहर में ये योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, पद्मासन की अवस्था में। कुंभकारों की बस्ती के भी हमें प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, ठीक।